इट्स अ लेक्चर 4। सो वीडियो देखने वाले सीधा ये लेक्चर पर मत जंप करना। बिफोर दैट वीडियो नंबर 1, 2, 3 जरूर से देखिएगा। टॉपिक का नेम है फायर इंश्योरेंस क्लेम। एज द नेम सजेस्ट्स, fire has taken place, goods are lost, we have to make an insurance claim. ठीक है, 3 things we have to do. Number 1, at the time of fire what was stock lying in the factory. पहला स्टेप होगा find total stock lying in the factory at the time of fire. Number 2 होगा what loss is suffered, क्योंकि सब कुछ नहीं जलता है ना, समथिंग इज सेव्ड ऑल्सो, सेल्वेज भी होता है. एंड फाइनली मेक इंश्योरेंस क्लेम. ये हमारा टॉपिक है. मैंने पहले के 2 to 3 वीडियोस में सब बताया है, सो आप जरूर से वो देख लो. ओके, सो वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6. फायर अकर्ड in the godown of a firm on 31st January. The stock on 1st January was valued at 67,460. The transactions and other information of the period between 1st January 2000 to 31st January 2000 were as follow, from which you are required to ascertain the value of goods destroyed. The purchase from 1st January to 31st January 4820, of which goods worth 1900 were received on 2nd February. Sales from 1/1 to 31st January 56,800, of which sales on sale or approval is 3,600. No intimation has been received from the customer about half the goods sold on sale or return. Some of the goods costing 2,800 were defective and they were sold for 1,200. The same was included in the stock at cost. On 31st January, goods worth 3,200 were lying unsold with the consignee sent to them on 25 January. Information regarding costs of goods sold and gross profit for last 3 years are given. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो देखने वाले क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं लोग, फोटो निकाल लो. यू नीड द क्वेश्चन. इफ यू हैव गॉट द क्वेश्चन इट्स गुड, अदरवाइज वीडियो स्टॉप करो और क्वेश्चन लिख दो. स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ऑलराइट. बताइए हमारी टेक्निक क्या होती है, हमारी टेक्निक क्या होती है टू फाइंड द टोटल स्टॉक एंड बाद में लॉस सफर्ड एंड बाद में मेक एन इंश्योरेंस क्लेम. टेक्निक ये है कि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे रफ में, क्योंकि रफ है, वी कॉल इट अ मेमोरेंडम. हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे रफ में, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बोलेंगे उसको? मेमोरेंडम. आप 1 मिनट के बाद लिखना. अच्छा बनाओ, तुम भी बनाओ. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट. कब से कब तक का होता है ये? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर. फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अबाउट 10 लाइन्स. हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा वो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर तक का होता है. जो ये प्रॉब्लम में है 1st January 2000 टू 31st January 2000. अब आप आगे मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ वो. जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, ये मत लिखना, आप खाली लाइन बना के रहो. ओपनिंग स्टॉक होता है, आप मत लिखना. परचेज होता है, सेल्स होता है. ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है, और यही तो मुझे फाइंड करना है. सो ये हमें कभी नहीं दिया जाता है, बैलेंसिंग फिगर होता है. अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर तो तब बनता है ना
जब ग्रॉस प्रॉफिट में लिखता हूं तो उसके लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देना चाहिए, या तो करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डायरेक्टली दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डायरेक्टली जीपी रेशियो यूज करता हूं, या तो कभी कभी मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं और वो वाला जीपी रेशियो करंट ईयर में यूज करता हूं। कभी कभी लास्ट 2-3 इयर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो 2-3 इयर्स का जीपी देख के हम करंट ईयर का जीपी का एस्टिमेट करते हैं। हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है, हमारे प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट नंबर ई, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स दिया है। हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का बनाने के बदले में डायरेक्टली वो लोग ने जीपी रेशियो दे दिया है। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल मिलेगा, फिर जीपी अपॉन सेल जीपी रेशियो मिलेगा। सो लेट्स राइट दैट। ठीक है, सो आप भी लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ GP ratios. Calculation of GP ratios. Okay. Here है okay, cost plus profit equal to sales. GP रेशियो क्या होगा, GP अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो कौन से ईयर दिया गया है, 1997, 80,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1 लाख। सो मैं जीपी रेशियो क्या हो गया, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स इंटू 100, 20%। सेम वे आप 1998 का कैलकुलेट करो, आप 1998 का कैलकुलेट करो, 1998 का कैलकुलेट करो, बोलिए कितना दिया है, क्वेश्चन देख के बताइए। 1998 1 लाख, कॉस्ट कितना है 123, प्लस 27, दैट्स 150, राइट। एंड जीपी कितना होगा, 27,000 डिवाइड बाय 150, विच इज 27 डिवाइड बाय 150। क्या आप मुझे परसेंटेज बता सकते हैं कितना हो गया, 18। वेरी राइट, 18%। एंड नाउ it's 99. My cost of sale is 2,04,750 plus my GP is 39,000 equal to 2,43,750. Is it 16%? अब बोलो 2000 में क्या होगा, सिंस डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या करूं मैं, क्या करें सर 14% ले लेंगे या लास्ट ईयर ले लेंगे। बिल्कुल सही, इफ द जीपी रेशियो गोज डाउन फॉलो द ट्रेंड, 14%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब 2 मिनट के बाद लिखना। मेरा जीपी रेशियो 14% है, मीन्स व्हाट, इट मीन्स every 100 rupees sales my normal profit is 14, no more no less। यदि
सो ये जो भी गुड्स बेचने पर मुझे 14 रुपीज प्रॉफिट होता है, वो वाले गुड्स को मैं नॉर्मल गुड्स बोलता हूँ। बट यदि सेल्स के ऊपर लॉस हो जाता है तो वो वाले गुड्स को क्या नाम दूं? तो उसे अबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इफ यू मेक अ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल गुड्स। इफ यू मेक ए लॉस, अबनॉर्मल गुड्स। लेकिन नॉर्मल अबनॉर्मल जानने की जरूरत क्या है आपको? वाई शुड यू नो नॉर्मल अबनॉर्मल? बताइए, वाई शुड यू नो नॉर्मल अबनॉर्मल? आंसर बहुत सिंपल है। ये हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किस प्रकार के गुड्स के लिए होता है? नॉर्मल गुड्स। क्योंकि तो ही तो हम लोग ये जीपी मेंटेन कर सकते हैं ना। सो ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक वर्ड किधर से आ गया? इधर सेल्स होता है ना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक। जहां जहां भी अबनॉर्मल गुड्स होगा ना, अबनॉर्मल गुड्स, वो हम हटा देंगे। सो ओपनिंग स्टॉक ओनली नॉर्मल, परचेज ओनली नॉर्मल, सेल माइनस जीपी इश्यू ओनली नॉर्मल, क्लोजिंग स्टॉक ओनली नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट। अब ये टॉपिक सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ मेरी पेटेंटेड टॉप सीक्रेट बताए थे, टिप्स दिया था। क्या टिप्स दिया है? टिप्स ये है कि आप अकाउंटेंट नहीं है। अच्छा, आप अकाउंटेंट नहीं है तो आप कौन है? आप वॉचमैन है, सिक्योरिटी वॉचमैन है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये फैक्ट्री है। तो आप ये फैक्ट्री के वॉचमैन है। याद रखना, फैक्ट्री का वॉचमैन बुक कीपिंग ट्रीटमेंट नहीं जानता। अरे उसका काम बहुत सिंपल है। जब भी गुड्स आता है, दरवाजा खोलो, सलाम करो, गुड्स को आने दो। जब भी गुड्स जाता है, दरवाजा खोलो, सलाम करो, गुड्स जाने दो। तो याद रखना, द एक्चुअल रिसीट, फिजिकल रिसीट ऑफ द गुड्स हम लेफ्ट में लिखेंगे, फिजिकल रिसीप्ट हम लेफ्ट में लिखेंगे, एंड फिजिकल इश्यू हम राइट में लिखेंगे। द एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल इश्यू। सो रिसीट माइनस इश्यू बैलेंस होगा, एंड विदाउट एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, द रिसीट एंड इश्यू दोनों कॉस्ट पर लिखेंगे। क्या प्राइस पर लिखेंगे? कॉस्ट। कैसे? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर होता है, परचेस कॉस्ट पर होता है, सेल माइनस जीपी, द इश्यू भी कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट है। तो याद रखना, आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फैक्ट्री है। आप अकाउंटेंट नहीं है, वॉचमैन है। द एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल इश्यू लिखना है, एंड दैट टू एट कॉस्ट, दैट टू एट कॉस्ट। कभी कभी हमको एडजस्टमेंट देते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स ऑफ 2000 हैव बीन विथड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, आउट लिखो। द डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आउट लिखो। द गिवन टू कस्टमर ऑन अप्रूवल, आउट लिखो। इन शॉर्ट, द एक्चुअल रिसीट एंड द एक्चुअल इश्यू हम लिखेंगे। विद दिस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के साथ चलिए अपना प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। A fire occurred in the godown of a firm on 31st January. Stock on January 2000 was valued at 67,460. ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम में लिखना, कुछ एडजस्टमेंट है। 67,460, कुछ एडजस्टमेंट है, आप पढ़ते पढ़ते आगे आएगा। सो ओपनिंग स्टॉक 67,460. The transaction and other information for the period between 1st to 31st January were as follow. Purchases from 1st to 31st January is 4820. Purchases 4820. लेकिन आगे क्या लिखा है? Of which goods worth 1900 were received after the fire on 2nd February. 2nd February तो आफ्टर द फायर है। सो भले हमारा परचेजेस 4820 है, अरे भाई रियल में उतना गुड्स फैक्ट्री में आया ही नहीं है। तो बताओ मैं 1900 का क्या करूं? जल्दी से बोलो, मैं 1900 का क्या करूं? जल्दी से बोलो, मिला ही नहीं है। सर उसको माइनस करेंगे परचेज में से। बिल्कुल सही, नॉट रिसीव्ड। हमको तो वॉचमैन का तो वही गुड्स लिखना है ना जो उनको रियल में मिला है। नॉट रिसीव्ड।
ठीक है, द इजीएस्ट वे। वॉचमैन गुड्स को अंदर आने देगा, लेकिन वो तो आया तब आएगा ना। आगे, सेल्स फ्रॉम 1st to 31st January is 56,800, of which उसके अंदर sales on approval is 3,600. No intimation is issued about half the goods sold or sold or returned. पहला तो इनर कॉलम में सेल्स 56,800 है, ठीक है। अब सुनना, इसके अंदर ही 3,600 अप्रूवल पर गया है। हाफ द गुड्स के लिए कस्टमर ने हाँ बोल दिया है कि मुझे पसंद है, हाफ के लिए ना बोला है, लेकिन जो ना बोला है वो वापस नहीं आया अभी तक, खाली ऐसा बोला है। हाफ के लिए उन्होंने कुछ बताया नहीं है, मतलब कि वो वेटिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ है। हाफ के लिए तो हाँ बोल दिया है, बट रिमेनिंग हाफ के लिए अभी भी साइलेंट है। वो कुछ टाइम देते हैं ना हमको ट्रायल का यूज करने का, वो खत्म नहीं हुआ है। बट एक बात कंफर्म्ड है, फैक्ट्री से पूरा का पूरा गुड्स बाहर गया है। सेल्स 56,800 है, आउट ऑफ दैट 3,600 इज रिटर्नेबल। सोच के आंसर दो, 3,600 का क्या करूं, सोच के आंसर देना। मेरे को चैट में लिख के दो, चलो वीडियो देखने वाला चैट में लिख के दो, मैं भी देखता हूं तुम सही कर रहे कि नहीं। वॉचमैन का काम करना, अकाउंटेंट का सोचेंगे तो पकड़ के मारेगा, लेकिन मारना अलाउड नहीं होता है। बोलिए 3,600 का क्या करूं, इजीएस्ट। ओह वेरी गुड प्रत्युष, सही जवाब, यू आर फास्टेस्ट फर्स्ट। बट नॉट ओनली यू, 26 वन ने राइट दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रत्युष, अंशिता, हिमांशी, मनशरण, मोहित एंड मेनी मोर, जिसका नाम मेरे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, सबका राइट है। डू नथिंग, वेरी गुड। क्या आप में से एक जन माइक में बोलेंगे व्हाई डू नथिंग? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर वो आउट ही है, आया वापस तो नहीं वापस आया। हाँ, गुड्स बाहर चला गया, और हमारा तो रूल है ना, जैसे ही गुड्स जाता है वॉचमैन दरवाजा खोलेगा, सलाम करेगा, साफ सलाम, जाओ गया। हाँ, रिसीट इश्यू कॉस्ट पर होता है, तो सेल्स के सामने जीपी तो आ ही जाएगा, तो कॉस्ट तो बन ही जाएगा। नो इफेक्ट इज वेरी गुड, ये हम लोग नोट में लिख देंगे, 2-3 लाइन के नीचे नोट। सिंस goods on approval have already gone out, whether approved or not, hence already recorded and no further effect। मैं बुक कीपिंग ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, बुक कीपिंग में ऐसा होता है, जो अप्रूव नहीं हुआ वो सेल से हटाओ और क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक पर ऐड करो, वो फाइनल अकाउंट के लिए। हमको तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए सिर्फ ये देखना है हमारी फैक्ट्री में फायर होने पर कितना स्टॉक है, जो गया वो तो गया। वेरी गुड, चलिए आगे। ऐसा है ना, नोट भी लिखने का एग्जाम में, एक माँ का लोट किया है, सपोज मैं कुछ नहीं करेगा तो भी आपका आंसर राइट है ना, नो इफेक्ट, बट एग्जामिनर को कैसे पता चला कि यू पर्पसली डन नो इफेक्ट, सो हमेशा लिखने का। चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। सी, सम ऑफ द गुड्स costing 2,800 were defective and they are sold for 1,200 and it is included in the stock at cost on 1st January। ये एडजस्टमेंट नंबर सी गुड्स का जो नेचर है, वो नेचर को मैं क्या रबर स्टैंप लगाऊं, नॉर्मल वाला गुड्स है या अबनॉर्मल वाला गुड्स है? ये नॉर्मल वाला गुड्स है कि अबनॉर्मल वाला गुड्स है? गुड्स कॉस्टिंग 2,800 इज सोल्ड फॉर 1,200, लॉस हो रहा है। जो गुड्स पर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? जो गुड्स पर लॉस होता है वो वाले गुड्स को क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो अबनॉर्मल गुड्स की हमारी क्या ट्रीटमेंट है, सोच के आंसर देना। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो ओनली नॉर्मल गुड्स का है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो ओनली नॉर्मल गुड्स का है। तो सेल्स के अंदर 1,200 अबनॉर्मल गुड्स है। बताइए चैट में लिख के मैं क्या करूं, पूरा अमाउंट लिखो, उसका ट्रीटमेंट लिखो आपका चैट में।
एडजस्टमेंट नंबर सी के लिए अमाउंट लिखो और बाजू में ट्रीटमेंट लिखो। हिंट में दूं, दो जगह पर ट्रीटमेंट है। चलो मुझे ट्रीटमेंट बताओ, मुझे अमाउंट बताओ। ओह वेरी गुड, फटाफट प्रत्युष मूड में है, फटाफट आंसर आ रहा है। सही जवाब है, प्रत्युष का आंसर सही है। फास्टेस्ट फर्स्ट है आज। मनसरन तुमने एक ही आंसर दिया। मनसरन मैंने बोला ना दो आंसर है, वैसे आपका आंसर भी रॉन्ग था। मनसरन आंसर चेंज करिए। ऑलराइट, ये अबनॉर्मल गुड्स है वो तो आप सब मानते हैं। पहला मानते हैं तो वाई लिखो, नहीं मानते तो नो लिखो। एडजस्टमेंट स्ट्रीम में जो गुड्स भी है वो अबनॉर्मल गुड्स है, ऐसा आप मानते हैं तो वाई लिखो, नहीं मानते हैं तो नो लिखो। अबनॉर्मल गुड्स है, सब लोग मानते हैं। वेरी गुड। अब अबनॉर्मल गुड्स के लिए मैंने कुछ हिंट दिया है, क्या पता है? जहां जहां अबनॉर्मल गुड्स है वहां वहां से उसे हटा दो। जहां जहां अबनॉर्मल गुड्स है वहां वहां से हटाओ। क्या प्राइस से हटाएंगे? व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। जो प्राइस पर लिखा है उस प्राइस से हटाओ। तो बताओ, सेल्स के अंदर अबनॉर्मल गुड्स क्या प्राइस से लिखा है? सेल्स के अंदर अबनॉर्मल गुड्स क्या प्राइस से लिखा है? सेल्स के अंदर अबनॉर्मल गुड्स क्या प्राइस से लिखा था? दे आर सोल्ड फॉर 1200। क्या बोला? दे आर सोल्ड फॉर 1200। तो हटा दो। और कहां है ये गुड्स? पढ़िए ना एडजस्टमेंट, और कहां है? और कहां है? Some of the goods costing 2800 were defective, sold for 1200। मैंने सेल से 1200 हटा दिया। It was included in stock at cost। वो ओपनिंग स्टॉक में भी मिक्सअप है। क्या प्राइस पर मिक्सअप है? जो प्राइस पर है वो प्राइस से हटाओ। पेपर ने बोला है यहां तो 2800 पर है, तो हटेगा भी 2800 पर। हाँ भी 2800 पर हटेगा। व्हाट प्राइस इन, दैट प्राइस आउट। कितने लोग को अबनॉर्मल गुड्स की ट्रीटमेंट समझ में आया? वो एस वर्ड टाइप करो, एस माने समझ में आ गया। अबनॉर्मल गुड्स की ट्रीटमेंट समझ में आ गया, वो एस वर्ड टाइप करो फास्ट। ओह वेरी गुड, 26 पीपल एस रिप्लाइड। अंशिता फास्टेस्ट फर्स्ट थी। वेरी नाइस। चलिए आगे, बहुत अच्छी बात है, यू आर स्टडिंग गुड। तुम सीए तो हो ही सकते हैं करना है तो, क्योंकि ये टॉपिक है ना लॉजिकल है, थिंकिंग होता है। एंड जो विजुअलाइज कर सकता है, सोच सकता है ना, वो सीए भी कर सकता है, एमबीए भी कर सकता है, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, भविष्य उज्जवल है आपका। चलिए, ऑन 31st January 2000 goods worth 3200 were lying unsold with the consignee sent to them 25 January। बोलो इजी में इजी ट्रीटमेंट बताओ। आपको कंसाइनर कंसाइनी आता है? ए प्रत्युष काय का नो इफेक्ट बोल रहा है, गलत जवाब है आपका। प्रत्युष इफेक्ट आएगी। देखो ये गुड सेल्स में थोड़ी लिखा है, ये गुड सेल्स में नहीं लिखा है। ऐसा कहां लिखा है? हमने कंसाइनी एजेंट को गुड्स बेचने के लिए दिया है। यू नो व्हाट इज कंसाइनर कंसाइनी? नॉलेज के लिए, कंसाइनर ओनर ऑफ द गुड्स होता है। वो कंसाइनी एजेंट को गुड्स कमीशन के लिए बेचने देता है। जब एजेंट बेच के देता है ना, जब एजेंट गुड्स बेच के देता है तब हम सेल में एंट्री भी करते हैं और कमीशन की भी एंट्री करते हैं। जब तक गुड्स बेचते नहीं है एजेंट, तब तक हम गुड्स को कमीशन की भी नहीं देता है, सेल्स में भी एंट्री नहीं करता है। यहाँ बोला नहीं है सेल्स में एंट्री किया है, कहा है अनसोल्ड है। हाँ बट फैक्ट्री से आउट हुआ है। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री से आउट हुआ है। सो व्हाट इज इजीएस्ट ट्रीटमेंट? गुड्स हैव गॉन आउट, एंड क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट पर ही है, सेल्स में इंक्लूड नहीं किया है इसको। बाय गुड्स सेंट टू कंसाइनी, क्या अमाउंट था? ये कॉस्ट ही है। गुड्स वर्थ मींस गुड्स कॉस्टिंग। व्हाट्स दैट अमाउंट? 3200। गुड्स हैव गॉन आउट, सेल में ऑलरेडी रिकॉर्ड होता था तो मैं वापस से नहीं लिखता था, बट यहाँ सेल में लिखा नहीं है। ऐसा बोला है गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी, तो गुड्स हैव गॉन आउट, खत्म हो गया प्रॉब्लम।
चलिए, सम इज ओवर, टोटलिंग करो। जीपी रेशियो याद है ना, 14% ऑफ सेल्स। जीपी है 14% ऑफ सेल्स। चेक कर लो कितना होता है। बैलेंसिंग फिगर, ये जो स्टॉक होता है ना, वो नॉर्मल गुड्स का होता है। क्यों नॉर्मल गुड्स का होता है? अब नॉर्मल तो है ही नहीं। जहां जहां भी अब नॉर्मल मिक्सअप था ओपनिंग स्टॉक में, सेल्स में से हटा दिया है। $16,564 closing stock of normal goods 16,564। हाँ, प्रत्युष ने सोचा था पहले 3200 सेल्स में हो गया, बट प्रत्युष हैज करेक्टेड हिमसेल्फ आउट। गुड प्रत्युष। चलिए, पूछा क्या है? एडजस्टमेंट ई डी सी बी ए सब हो गया। वैसे व्हाट दे आस्क्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। सेल्वेज भी नहीं है, क्लेम भी नहीं है, पॉलिसी भी कुछ नहीं है। हमको क्लेम ब्लेम पूछा ही नहीं है, हमको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। So total stock in factory, या तो ऐसा भी लिख सकता है, एक मिनट, नॉर्मल स्टॉक। कभी 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 हमारे पास कुछ अबनॉर्मल स्टॉक बच जाता है तो वो भी लिखते हैं, बट इसमें कुछ नहीं बचा है क्योंकि एक ही अबनॉर्मल था, वो भी बेच दिया है। क्या कोई सेल्वेज दिया है? नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड? एक काम करो, ये भी मत लिखो, खाली स्टॉक वर्ड लिखो ना। टोटल स्टॉक वर्ड ही लिखते हैं। चलो, वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। ये वाला सम खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। चले, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 नहीं हुआ है ना आप लोगों का? नहीं हुआ है सर। चलिए, ऑन 1st July 99 a fire took place in the godown of Ram Kumar which destroyed the stock. Calculate the amount of insurance claim for stock from the following details: sales in 88, GP in 88, sales in 96, GP in 96, sales in 97, GP in 97, stock on 99, purchase in 99, सेल्स इन 99। लगता है दिसंबर एंडिंग है, जनवरी टू दिसंबर वाला।
Following also to be taken into consideration. 1. Stock on December 98 had been undervalued by 10%. A stock taking conducted in March 99, a year of fire, had revealed that stock costing 80,000 were lying in damaged condition. 50% of the stock is sold at 50% of cost. Balance were expected to be sold at 40% of cost. क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है. क्वेश्चन का फोटो निकाल लो. क्वेश्चन का फोटो निकालो बिकॉज यू विल रिक्वायर नो. स्क्रीनशॉट ले लो. क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब मेरी बात सुनना. July 99 is the date of fire, so 1st January to 1st July हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. खाली मुझे इसका समझना है, इसका क्या करें? ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन का क्या इफेक्ट आएगा? स्टॉक ऑन December 98 had been undervalued by 10%. ये एक ही एडजस्टमेंट वो अर्लियर ईयर के बारे में है ना, बाकी तो ये करंट ईयर के बारे में है. 99 इज द ईयर ऑफ फायर के बारे में जो भी लिखा है. सो ये क्या लिखा है? December 98 का स्टॉक है किधर? क्या आप में से कोई बता सकते हैं माइक में? December 98 का स्टॉक किधर है सर? Stock as on 1999 का ओपनिंग स्टॉक. 99 का ओपनिंग स्टॉक December 98 का क्लोजिंग है. ये अंडर वैल्यूड बाय 10% है. तो आप बता सकते हैं उसकी रियल कॉस्ट क्या है? 3 लाख. वेरी गुड. अब मेरी बात सुनो. क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया था, तो उसकी इंपैक्ट कहां कहां रिफ्लेक्ट होती है? जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करते हैं, ओवर वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करता हूं, तो उसकी वजह से कौन सा फिगर इनकरेक्ट बन जाता है? बोलो बोलो बोलो. क्योंकि आपने December 98, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाता है. यस. कौन से ईयर का? सर 99 का. 98 नहीं, 98 का. जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रॉन्ग है, उस ईयर का जीपी रॉन्ग हो जाता है ना. यस सर. हाँ सर. क्योंकि आपने क्लोजिंग, देखो, आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा 98 का, जब आपने जीपी 19,000 फाइंड किया था, तब आपने तो क्लोजिंग स्टॉक 270 लिखा था, जबकि करेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है. तो आप बता सकते हैं करेक्टेड जीपी कितना होगा? 49. अब आप जीपी रेशियो निकालना है. बात समझ में आया? ये पॉइंट मेन था. इज दैट पॉइंट क्लियर? कितने लोग को ये मैं समझा? 98 के जीपी रेशियो निकालने के पहले ये 2 करेक्शन करना पड़ेगा, स्टॉक ठीक करना पड़ेगा और जीपी ठीक करना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? बाद में जीपी रेशियो निकलेगा. कितने लोग को समझ में आया? वाई वर्ड लिखो. मैंने अभी अभी जो 98 के बारे में बताया, वाई माने समझ में आया? यस. नहीं समझ में आया तो नो वर्ड लिखना. चैट में लिखो वीडियो देखने वाले. नहीं समझ में आया अभी तक? कोई भी आंसर नहीं आया? मैं वापस बताऊं. स्टॉक ऑन December 98 हैड बीन अंडर वैल्यूड बाय 10%. ना हमारे को क्वेश्चन में December 98 डायरेक्टली नहीं बोला है, बट 1199 बोला है. वो 270 है. वो अंडर वैल्यूड बाय 10%. उसकी रियल कॉस्ट 3 लाख है. लेकिन जब भी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता है ना, तो जीपी रॉन्ग हो जाता है. सो उन्होंने तो 270 क्लोजिंग स्टॉक लिख के जीपी 19 लिखा था. अब जब स्टॉक ही रॉन्ग है तो जीपी भी रॉन्ग है. तो सबसे पहला तो आपको वो ठीक करना होगा. और ये बात लिखते हैं, फिर आगे जाते हैं. चलो लिखो ये बात. लिखो. फटाफट लिखो. क्या लिखेंगे? सिंस
closing stock of 31st 1298 was undervalued by 10%. Gross profit amount of 1998 is incorrect. Hence, first we should find correct value of closing stock 31st 1298 and correct amount of gross profit of 98. तो क्या आंसर आएगा? करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक calculation of correct GP of 1998 given GP 19 given closing stock 270 फिर करेक्टेड अभी वर्ड करेक्टेड लिखना 3 लाख करेक्टेड 49। हाँ सेल्स में कोई फर्क नहीं होता है, सेल्स में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, अब 3 साल का जीपी रेशियो निकाले हम लोग 96, 97, 98 बिकॉज वी हैव टू अप्लाई इन द ईयर ऑफ फायर। अब लास्ट 3 इयर्स का करेक्टेड जीपी रेशियो निकाल के दो मुझे, लास्ट 3 साल का जीपी रेशियो निकालो बिकॉज वी हैव टू अप्लाई इन द ईयर ऑफ फायर, वी हैव टू अप्लाई इन द ईयर ऑफ फायर। चले so 1996 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1996 में? 60,000। कितना है? 30%। चेक करो। फिर 1997 वो भी 60 है, और वो सेल्स है 3 लाख। एंड 1998 में जीपी कितना है पता है ना? 19 + 30 मतलब 49 था, पता है ना? ये 30 कैसे ऐड किया वो बताता हूँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक वाला 49 है ना टोटल। तो बताइए कितना हो गया? 29,000 डिवाइड बाय 190%, 25.789 है। राइट, जब भी पॉइंट में आता है अपनी डिस्कशन हुआ 3 डेसिमल ले लेने का। सिंस जीपी फ्लक्चुएट्स
एवरेज GP ratio is used in 1999. 30 plus 20 plus 25, 789. 30 plus 20 plus 25.789 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 25.263%। चेक कर लो। अब हम ईयर ऑफ फायर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम ईयर ऑफ फायर बनाते हैं एक रफ है, नॉट रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाते हैं। इंफॉर्मेशन पर्पस है, जो भी इंफॉर्मेशन पर्पस एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है उसे हम मेमोरेंडम बेसिस बोलते हैं, मेमोरेंडम बेसिस। ठीक है, क्या इतना आपने लिख दिया? चले हम आगे शुरू करें। यस सर। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। अच्छा बना दिया इधर 1199। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। नॉर्मली क्या क्या होता है अपन चेक कर लेंगे, एडजस्टमेंट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, फिर परचेस में एडजस्टमेंट है। आप चाहे तो वो एडजस्टमेंट परचेस से करो या तो स्टॉक से करो, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स में भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, परचेसेस कितना है 4 लाख और सेल्स कितना है। ओपनिंग स्टॉक परचेस एंड सेल्स। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक करेक्टेड 3 लाख, परचेस 4 लाख, सेल्स 720। अब एडजस्टमेंट सेकंड रीड करो और बताओ क्या ये सेकंड एडजस्टमेंट में जो भी लिखा है वो वाला गुड्स अबनॉर्मल है या नहीं है। स्टॉक टेकिंग कंडक्टेड इन मार्च, हमने मार्च में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा, ऑडिटर ने बोला होगा फिजिकली वेरीफाई करो, बैंकर बोलता है, जब बैंक लोन वगैरह होती है तो स्टॉक ऑडिट होता है। तब पता चला कि हमारा 80,000 गुड्स डैमेज कंडीशन में है, उसमें 50% मतलब 40,000 वाला गुड्स हम 50% ऑफ कॉस्ट 40 है, 50% लॉस में बेच देंगे, बैलेंस भी लॉस में जाएगा। खाली इतना बताओ ये वाला गुड्स अबनॉर्मल है या नहीं है। मैं बुककीपिंग ट्रीटमेंट पूछ ही नहीं रहा हूं, ये वाला गुड्स अबनॉर्मल है या नहीं है। आंसर अबनॉर्मल है। कहां कहां अबनॉर्मल है, तो आंसर पार्ट ऑफ द गुड्स बेचा है हमने, तो इसमें से अबनॉर्मल मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा चाहिए, नॉर्मल गुड्स वाला चाहिए। सो जहां जहां भी अबनॉर्मल गुड्स है वहां वहां से हटाओ। ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स अबनॉर्मल हो गया है तो सेल्स में से जितना बिका है वो हटा दो, तो जो सेल मिलेगा ओनली नॉर्मल का मिलेगा, अबनॉर्मल हटा दिया। सेम वे या तो परचेस में वो अबनॉर्मल गुड्स है या तो ओपनिंग स्टॉक में कहां से भी ले सकते हैं, तो वहां से भी आपको हटाना होगा। मैंने एज्यूम किया वो जो आइडेंटिफाई किया ना मार्च में एक अबनॉर्मल है और नया वाला गुड्स में है, आप नया वाले में से ले लो, ओपनिंग स्टॉक में से ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बोला नहीं है कि वो ओपनिंग स्टॉक वाला था कि परचेस वाला था, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, या तो परचेस में से या तो ओपनिंग स्टॉक में से, आप कहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने परचेस से ले लिया है, बट कोई स्टूडेंट ने ओपनिंग स्टॉक से लिया है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जीपी तो हमेशा नॉर्मल का आता है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा ये भी पता है नॉर्मल है क्योंकि अबनॉर्मल हटा दिया।
क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा वो नॉर्मल स्टॉक का होगा। चलो क्वेश्चन रीड करके बोलो, सेल्स में से कितना हटाऊं? आंसर बहुत सिंपल है, व्हाट प्राइस इन दैट प्राइस आउट, मतलब सेल्स में जितना भी है वो सेल्स से आउट करो, परचेस में से जितना है वो परचेस से आउट करो। बताइए सेल में से कितना आउट करूं? रीड करके मुझे आंसर दो, मैं नहीं बताएगा, चैट में लिखो, पहला सेल का लिखो, सेल में से कितना आउट करूं? अरे यार एक भी आंसर नहीं आया है। प्रत्युष तुम आंसर नहीं देंगे तो और कोई फर्स्ट हो जाएगा। सेल्स में से कितना आउट करूं? जल्दी बोलो, सर तुम मैं फास्ट। आंसर हाँ, भेज दिया हूँ मैं आंसर सर। सेल में से 80 गलत जवाब। नहीं नहीं सर 36। सेल में से 36 सर वो भी 20। गलत। सर कि सर एक आधा 50% पे आधा 40% पे हुआ ना। सेल में से कितना माइनस करूं? मुझे अबनॉर्मल एक वन ऑफ द गर्ल हैज गिवन राइट आंसर। किसने राइट आंसर दिया? 20,000। राइट, कौन बोल रहा है ये? अंशिता। क्या अंशिता? तुम लेकिन तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे? सर लिख Anyway, दिए आंसर्स। मैं इधर लिखता हूं, ठीक है? ये अबनॉर्मल गुड्स है, उसकी कॉस्ट 80 है, हाफ सोल्ड, कॉस्ट 40। मैं इसी की बात कर रहा हूं, ओके? सोल्ड एट 50% ऑफ कॉस्ट, दैट इज 20। बाकी का हाफ की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, जब वक्त आएगा तब करेंगे। सेल्स के अंदर बताओ कितना मिक्सअप है अबनॉर्मल सेल्स? सेल्स के अंदर अबनॉर्मल सेल्स 20,000 मिक्सअप है। सो बैलेंस अच्छा वाला सेल्स क्लियर। हाफ इज सोल्ड, जो बेचा है, जहां जहां अबनॉर्मल गुड्स है वहां से हटाओ। कितने प्राइस से हटाएंगे? जो प्राइस पर वहां है वो प्राइस से हटाओ। ओके, अब बताओ परचेस से कितने में हटाना है? जैसे मैंने पहले ही बोला, परचेस में कोई हटाते है कि ओपनिंग स्टॉक से हटाते है, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जहां मैं एज्यूम करता हूं परचेस में से है, मार्च में रिवील किया था ना, मार्च में पता चला था स्टॉक टेकिंग में गुड्स कॉस्टिंग 80 लाइंग इन डेमेट। बोलो, मैं एज्यूम करता हूं परचेस वाले में से है, बोलो परचेस से कितना लेस कर दूं ताकि मुझे ओनली नॉर्मल परचेस मिले? चैट में लिखो, ये फिगर खाली लिखना, चैट में लिखना। एक भी आंसर चैट में नहीं आया बहुत टाइम से। परचेस से कितना माइनस करूं? चैट में लिखो, दैट फिगर ओनली, नो डिस्क्रिप्शन। अरे किसी का आंसर नहीं आया। हु इज फास्टेस्ट फर्स्ट टुडे? पहले प्रत्युष था, अभी अंशिता थी। जल्दी से, आंसर नहीं आ रहा है। क्या चैट में गड़बड़ है क्या मेरी? अरे कमाल है, हाँ सर, आपको मैसेजेस नहीं आ रहे। मैसेज आ नहीं रहे क्या? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर। स्क्रीन फ्रीज हो गया लगता है। हाँ, नहीं आ रहा है, पता नहीं है, छोड़ो। चलो एनीवे आंसर बताओ। सर 40,000 हो गया। हाँ, मुझे यहाँ नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल। सर 80,000 माइनस। हाँ, 80 इज राइट आंसर ना, जितने में है उतने में आउट करो ना। अब नॉर्मल गुड्स परचेज में 80 में है तो बचेगा ना, क्या बचा? 320 नॉर्मल वाला है। दैट मीन्स अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में से अबनॉर्मल गुड्स ही नहीं है। देखो ओपनिंग स्टॉक पूरा नॉर्मल था, परचेज 4 लाख के किया था, उसमें से 80 अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है।
ये नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल है। कितना मेरा जीपी था? 25.263, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। कितने लोग को समझ में आया 80,000? तो वाई वर्ड लिखो। 80 जीमिता ने सही लिखा था। 80 जिसको समझ में आया वाई वर्ड लिखो। वाई मतलब उनको समझा, वाई 80। टेक्निकली मैं बोलता हूं मुझे नॉर्मल अबनॉर्मल में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नॉर्मल में है। मुझे नॉर्मल निकालना है। सब लोग ने वाई वर्ड लिखा है, बहुत लोग का वाई आया है 26 का। क्योंकि मैं बार बार चिल्लाता हूं, कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर 40 माइनस करो। मैंने अभी भी चिल्लाया कि मेरे को अबनॉर्मल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो नॉर्मल में इंटरेस्ट है। तो अबनॉर्मल तो पूरा हटाएगा तभी खाली नॉर्मल बचेगा ना। होगा। चलो अभी क्लेम करते हैं। अब इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी दिमाग लगाना होगा। कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बोलूं? अब मुझे पहला ये देखना है, लॉस तो बाद में बात करता हूं। जब आग लगा, व्हेन फायर टुक प्लेस, व्हाट वाज द टोटल स्टॉक लाइंग इन द फैक्ट्री, वो बताओ। एक तो नॉर्मल स्टॉक था, कितना? बैलेंस निकालो। 96,841। ये हो गया, टोटलिंग चेक कर लेना, 796,841। ये जरा टोटलिंग राइट है क्या, चेक कर लेना। हाँ सर। हाँ सर, राइट। तो जो 96,841 आया है, चेक कर लेना 96,841 राइट है क्या? हाँ सर। ओके, हाँ टोटल सर। चेक कर लेना। सपोज किसी ने डेसिमल में कम ज्यादा लिया है ना, तो उनका आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है, बट दैट्स ओके। 96,841 इतना नॉर्मल स्टॉक था। ओके, अब मेरी बात सुनो। अब नॉर्मल स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर भी होता है कि नहीं? होता है ना सर। सी आग लगा तब अबनॉर्मल भी तो हो सकता है ना फैक्ट्री में। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट से हटाया है, फैक्ट्री में तो है ना। ऐसा थोड़ी है आग लगने पर आग बोलेगा अरे भाई तू नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है बता, नॉर्मल है तो बर्न आउट कर देगी, अबनॉर्मल है तो नहीं हाथ लगाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्ट्री में नॉर्मल अबनॉर्मल दोनों होता है, दोनों चलता है। तो उसकी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पर करूं कि नहीं करूं? उसकी भी करेंगे। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी अबनॉर्मल गुड्स की क्लेम पूरी कॉस्ट लॉस पर नहीं देगी। वो तो बोलेंगे नहीं उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लेस के हिसाब से, उसके हिसाब से वैल्यू करेगी। एंड वो हमें दिया है। सो अबनॉर्मल गुड्स हाफ अनसोल्ड भी है। हाँ, उसकी कॉस्ट 40 है, बट इंश्योरेंस क्लेम कितने के लिए करेगी? क्या लिखा है? द बैलेंस वॉज हाफ तो बर्न आउट हो गया, आई मीन सॉरी 50% ऑफ द स्टॉक सोल्ड हो गया एट 50% कॉस्ट, एंड बैलेंस वर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 40% ऑफ कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी तो कॉस्ट ऑफ मार्केट विच इज लेस देगी ना। मार्केट क्या है? 16,000। हाँ, तो इंश्योरेंस कंपनी 40 एग्री करेगी कि 16 एग्री करेगी? 16। 16, बिकॉज वो तो कॉस्ट ऑफ मार्केट विच इज लेस ही बोलेगी ना। सो abnormal stock at the time of fire at valued amount is cost of market whichever is lower. So ये टोटल स्टॉक है एज पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन रूल।
1,12,841। क्या कुछ सेल्वेज है? नहीं सर। नहीं है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए ना। सर नॉर्मल स्टॉक के अंदर भी अगर ऐसा दिया होता कि ये इसकी कॉस्ट अपनों ने क्लोजिंग स्टॉक से निकाल ली और इसकी मार्केट वैल्यू दी होती, लेकिन तभी नॉर्मल सुनो, जिसकी भी वैल्यू कम हो जाती है ना नॉर्मल स्टॉक में, तो उसको अबनॉर्मल बोल के पहले ही हट जाता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अच्छा अच्छा, यस सर। ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज 80। 80 में हाफ जो आपने बोला सोल्ड आउट था, बाकी हाफ अनसोल्ड था। सो जो भी गुड्स लॉस पर बिकने वाले हैं उसको पहले से ही आउट कर देते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट में जो बचा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो बचा है, देखो मैंने सर्कल किया है, वो कंपल्सरीली क्या बचने वाला है? नॉर्मल गुड्स। राइट, यू गॉट इट? यस सर। ओके। एनी सेल्वेज? नहीं है। नो सर। ये प्रॉब्लम में बोला है कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। पॉलिसी अमाउंट तो दिया नहीं है, तो क्या एज्यूम करूं? फुल वैल्यू। Since policy amount not given, full insurance assumed, hence full claim for loss suffered. चले? सर इसका सॉल्यूशन पूरा जूम आउट करके दिखा दो प्लीज पूरा स्क्रीन पर। सॉल्यूशन तो मुश्किल होगा, एक साथ में नहीं आ पाएगा। यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, हाँ? ये सही सही है, ये सही है। ठीक है। हो गया तो बोलना, मुझे आगे जाना है। सर डन। ओके। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9। Question 9. The premises of Alfonso Company caught fire on 20 November and stock was damaged. The firm made up accounts on 31st March 2000. मैंने इसका PDF दिया है कि नहीं दिया आपको? हाँ सर Yes. ये दे दिया है ना? The firm made up account on 31st March 2000. Stock was valued at 36,000, being 10% less than the cost as against the stock valued at cost on 99. So यहाँ एक एडजस्टमेंट है। देखो मेरी ईयर ऑफ फायर कब है?
ईयर ऑफ फायर तो 20 नवंबर को है, फिर 31 मार्च 2000 को, मतलब लगता है लास्ट ईयर क्लोजिंग 10% लेस है, लेकिन 99 में ठीक था। परचेज इन अप्रैल टू द डेट ऑफ फायर अगेंस्ट परचेज, ये सब तो ठीक है। October 20, goods of sale value were given as free sample, no entry spent. Also, good costing 400 is misappropriated every month until he was caught. Value of the misappropriated goods was recovered. GP was constant. From the above information, make estimate of stock on the date of fire, sell by 10, make the claim. अरे तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कॉपी कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। पहले ये बताया मार्च एंडिंग है कि दिसंबर जनवरी एंडिंग है? मार्च एंडिंग है, मार्च एंडिंग है। सो मेरा ईयर ऑफ फायर नवंबर 20 है, तो 1/4/2000 to 30 नवंबर 20। एंड लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, लास्ट ईयर का पहले तो बताओ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा? ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में कहाँ एडजस्टमेंट है? लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। एक तो मार्च 2000 का क्लोजिंग स्टॉक में बस वो एक ही एडजस्टमेंट है, एंड मार्च 99 मतलब देखो लास्ट ईयर में इधर ही एडजस्टमेंट है। स्टॉक वॉज वैल्यू 10% लेस, एंड उसके लास्ट ईयर में नो एडजस्टमेंट है। लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट है ईयर ऑफ फायर है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख डालो। ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना वो अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ठीक से वैल्यू था। परचेजेस, सेल्स, जीपी एंड गेट मी जीपी रेशियो। चलिए, सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 36,000 यहाँ दिया है वो 10% बिलो कॉस्ट है, दैट मीन्स इट इज वैल्यूड एट 90%। तो क्या आप बता सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट 40,000। ठीक है। फिर जो ये मार्च 99 मीन्स अप्रैल 99, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सो बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या लिखूं? नो मिस्टेक। ओपनिंग स्टॉक नो मिस्टेक। बोलिए कितना है? 10। फिर परचेसेस इन द ईयर ऑफ फायर 126 है, प्रीवियस ईयर 240 है। सेल्स इन द ईयर ऑफ फायर 180 है, प्रीवियस ईयर 3 लाख है। ये प्रॉब्लम है, नॉर्मल अबनॉर्मल कुछ नहीं है, हमने कुछ भी लॉस पर नहीं बेचा है। चेक करो कितना आंसर आ गया। जीपी 90,000। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड जीपी रेशियो 30%। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जीपी अपॉन सेल्स बिल्कुल सही। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दो।
कब से कब तक? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर to the date of fire. क्या इसमें कोई गुड्स लॉस पर बेचा है? लॉस पर? क्या हमने कोई भी गुड्स लॉस पर बेचा है? कुछ भी नहीं बेचा है लॉस पर। देखो ना, लॉस पर कुछ भी नहीं बेचा है, तो नॉर्मल अबनॉर्मल का चक्कर ही नहीं है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो गया, चले एडजस्टमेंट समझ ले। मुझे वॉचमैन का काम से मुझे एंट्री दे देना, आप इतना लिखो, फिर एडजस्टमेंट रीड करके मुझे मदद करो। चले, मदद करना, वॉचमैन का काम समझना। गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 6000, सेल वैल्यू वो गिवन एज फ्री सैंपल। बताओ वॉचमैन, नो एंट्रीज मेड, क्या करूं? गुड्स सर ऑफ आउट, सेल वैल्यू, हाँ बोलिए, सर आउट होगा क्या प्राइस पर आउट होगा? सर कॉस्ट पे। हाँ तो कैसे कॉस्ट लिखो? सेल वैल्यू 6000 है, माइनस 30% जीपी, सर 4200। कॉस्ट, बिल्कुल सही, वेरी राइट। लिखो ये बात, रिसीट एंड इश्यू बोथ शुड बी एट कॉस्ट। पता है ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट है, सेल माइनस जीपी कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। चले आगे, आगे पढ़ो। वो चोरी वाला क्या चक्कर है मुझे बताओ। सर चलिए, महीने चोरी हो रहा था। हाँ चलो ध्यान से समझना। गुड्स कॉस्टिंग 500 वर मिसअप्रोप्रिएटेड फ्रॉम मे टू अगस्त, मे जून जुलाई अगस्त 4 मंथ, सो 500 इंटू 4, 2000 का गुड्स कॉस्टिंग चोरी हो गया। चोर पकड़ा भी गया, लेकिन क्या वसूल किया? वो गुड्स का वसूली किया कि उतना मनी वसूली किया? सर गुड्स। है? आप कच्चा इंग्लिश है, आप सब इंग्लिश मीडियम वाला है, मैं तो गुजराती मीडियम से हूँ। वो वैल्यू नहीं, वैल्यू सर उसका पैसा हाँ, रिकवर हमने हो। उससे उतनी कीमत का जुर्माना ले लिया है, प्राइस वसूल किया है। गुड्स कहाँ मिला है? कहाँ लिखा है गुड्स मिल गया, वापस नहीं मिला है। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज रिकवर्ड, और नौकरी से भी निकाल दिया, पैसा भी वसूल किया, नौकरी से भी निकाल ही दिया। बोलो मैं अभी इसका करूं क्या? गिव मी द आंसर, गिव मी द ट्रीटमेंट। वॉचमैन, तुम पुलिस का काम सोचने लग गए हैं। सर नो एंट्री। तुमको पुलिस का काम नहीं सोचना है। वॉचमैन, करेंगे सर। क्या करूं? अरे सर बोलिए। आई गेस नो एंट्री, सर नो हाँ? एंट्री आएगा बिकॉज हाँ, no 2000 entry। गया भी एंड फिर से रिकवर हो गया, तो फिर अभी कोई गुड्स एंट्री। किधर रिकवर हुआ है? कहाँ? क्या सर वैल्यू तो फैक्ट्री? रिकवर हो गया ना। अरे वैल्यू रिकवर हो गया, लेकिन तुमको गुड्स 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 देखना है। क्या वो वाला गुड्स फैक्ट्री में है? आप बोलते हो वो वाला गुड्स फैक्ट्री में आया क्या? देखो, पहला चोरी हो गया, चलो पहला तो इधर आउट करे, बाय गुड्स स्टोलन। चलो, पहला वॉचमैन ने गुड्स चोरी करने दिया, 500 पर मंथ इंटू 4 मंथ, बराबर है 2000 गुड्स फैक्ट्री से गया। अब
अब बताओ, उसकी वैल्यू आई है लेकिन क्या गुड्स आया है फैक्ट्री में? नहीं आया सर। गुड्स किधर आया है? क्या आग लगने पर वो वाला गुड्स जलने वाला है? नो सर। नो सर। आग लगने के टाइम पर वो वाला गुड्स कहां जलने वाला? गुड्स होगा तो जलेगा ना। आप गलती से इधर लिख देंगे ना, मतलब नो इफेक्ट कर देंगे, तो उसका मतलब है गुड्स फैक्ट्री में है, जबकि गुड्स फैक्ट्री में नहीं है। गुड्स आउट होने के बाद अंदर आया ही नहीं है, सो जल ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी बर्न बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट इन माई बुक। तो एक ही आंसर, एक ही ट्रीटमेंट होगा। आपने गड़बड़ कर दिया है, वॉचमैन का रोल ठीक से नहीं किया है, आपने अकाउंटेंट का रोल किया है। वॉचमैन ने जब पहली बार गुड्स जाने दिया, बाद में उसको वापस से इन करने के लिए दरवाजा खोलना पड़ा क्या ये गुड्स को? नहीं सर। नहीं खोलना पड़ा, आया ही नहीं तो कहां से खोलेगा वो? कितने लोग को ये ट्रीटमेंट समझ में आया? वाई वर्ड लिखो, वाई माने समझा, ये वाली ट्रीटमेंट एक ही, इतना ही है, गुड स्टॉलन, बस। वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया वो पुलिस का काम है। हमको अकाउंटेंट को, वॉचमैन को सिर्फ कितने लोग को समझ में आया? एक भी आंसर नहीं आया है। संसिता ने फास्टेस्ट फर्स्ट लिखा है एंड 25 रिप्लाई और टोटल आया है। मोहित ने भी लिखा है, सबने लिखा है, गुड गुड गुड। चलिए आगे, बस हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। जीपी वॉज कॉन्स्टेंट फ्रॉम द अबव, मेक एन एस्टिमेट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सेल्वेज 10 है एंड क्लेम पूछा है, पॉलिसी नहीं है तो अब फुल क्लेम कर देंगे, ठीक है। परचेसेस इन द ईयर ऑफ फायर 126,200 है एंड सेल्स इन द ईयर ऑफ फायर 180 है, लिख डालो। सेल्स 180 है, परचेसेस 126,200 है। ये प्रॉब्लम में कोई भी लॉस का नहीं था, मतलब कि अबनॉर्मल गुड्स वर्ड कुछ नहीं था कि कोई गुड्स पर मुझे लॉस होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये फैक्ट्री में कितना स्टॉक है आग लगने पर वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट वाज द टोटल स्टॉक लाइंग इन द फैक्ट्री एट द टाइम ऑफ फायर। थर्टी फोर, क्या 34 आंसर राइट है? यस। नॉर्मल अबनॉर्मल नहीं है, एक ही है। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिया ही नहीं है ना। Since policy amount not given, full insurance assumed, hence full loss
is claim. और चले Yes, sir. 13 सम देखो, 5 मिनट में हो जाएगा। आज के लिए आखिरी 13 सम। A fire occurred in the premises of Salman on 1st September 7, and of the value 1,10,000 was salvaged. ये salvage है। However, books and records were saved. Following information is available. Purchases in March 7, sales in March 7. अच्छा, इन द ईयर ऑफ फायर में देखो डेट में गड़बड़ है। इन द ईयर ऑफ फायर में डेट में इश्यू है। इश्यू मतलब वो क्वेश्चन है। मुझे अप्रैल से चाहिए ना, उन्होंने मार्च से दिया है। अप्रैल से चाहिए, मार्च से दिया है, तो बताओ मैं क्या करेगा। इन द ईयर ऑफ फायर आई वांट परचेज फ्रॉम अप्रैल, सेल्स फ्रॉम अप्रैल, तो बताओ मैं क्या करूं। मुझे ईयर ऑफ फायर में सेल्स परचेज अप्रैल का चाहिए, मैं क्या करेगा। अब सोचना क्या करेगा बस। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो क्या करूं इसका। तो मार्च 7 का जो स्टॉक है ना, मार्च 7 का स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20 है, ठीक है, लेस कर देंगे जीपी निकालने के लिए। सेल्स लास्ट ईयर का सेल्स एंड परचेज, एक काम की लाइन है, लास्ट ईयर का परचेज एंड सेल्स वर इक्वल थ्रू आउट द पीरियड, ये काम आएगा ईयर ऑफ फायर में। फ्रॉम अप्रैल 7 सेलिंग प्राइस वॉज लोअर्ड, ईयर ऑफ फायर में देखेंगे क्या करना है। पॉलिसी 3 बताओ स्टार्ट कैसे करूं, स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाउ डू आई स्टार्ट। सबसे पहला लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। लास्ट ईयर में एक ही एडजस्टमेंट है, मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो। मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो। मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो। मार्च 6 का क्लोजिंग 31 मार्च 6 320। ये उन्होंने 340 दिया है, लेकिन इसमें 20 वॉज ओवर वैल्यूड। फिर परचेजेस लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 720 है। सेल्स लास्ट ईयर का 12 लाख है। लास्ट ईयर में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट ईयर में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लास्ट ईयर में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
40%. सो इन द ईयर ऑफ फायर हम 40% यूज करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ईयर ऑफ फायर, डेट खास लिखना 147 टू द डेट ऑफ फायर। क्या था मेरा डेट ऑफ फायर? डेट ऑफ फायर है 1 सितंबर। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। लेकिन उन्होंने जो परचेसिस दिया है, वो अभी 1 मार्च से 1 सितंबर दिया है। 1 मार्च से 1 सितंबर दिया है। उन्होंने जो सेल्स दिया है वो 1 मार्च से 1 सितंबर दिया है। बस हो गया ना, और तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। और भी एक है सेलिंग प्राइस लोअर्ड, वो भी बाद में देखता हूं। अब ये बताओ इसका क्या करें? ये मार्च से है, जबकि मुझे तो अप्रैल से चाहिए। फटाफट बोलो कोई माइक में। सर पिछले साल का एवरेज परचेज सेल निकाल के 1 हाँ, मंथ। मतलब कि अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना है वो तुम बता रहे, क्या करना है वो बताओ खाली। सर वो मार्च का सेल्स उसमें से माइनस कर देंगे। मार्च का हटा दो, मार्च का हटा दो, बिल्कुल सही। तो अपने आप है। और मार्च का कितना वो दे दिया है डायरेक्टली, पता है कैसे दिया है? कि लास्ट ईयर का सेल्स एंड परचेज है ना, इक्वल था थ्रू आउट द पीरियड, इक्वल था थ्रू आउट द ईयर। लास्ट ईयर का सेल्स एंड परचेज था इक्वल थ्रू आउट द पीरियड। तो बताओ लास्ट ईयर का मंथली परचेज कितना होगा? सर 60,000। हाँ 60,000। बिल्कुल सही, 720 डिवाइड बाय 12 मंथ 60। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। सेम वे लास्ट ईयर का सेल 12 लाख है, तो मंथली बताओ। 1 लाख। लेकिन सेल में और एक एडजस्टमेंट भी है, हाँ? सेल में और एक एडजस्टमेंट भी है। कैसे? सेलिंग प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस चेंज होता है तो आप ये जीपी रेशियो नहीं यूज कर सकते 40%। तो अपना रूल क्या है, जब भी परचेस प्राइस सेल प्राइस होती है तो ट्रेडिंग अकाउंट ओल्ड प्राइस पर ले आओ। तो क्या करूं, मैंने करंट ईयर में सेल प्राइस 10% लोअर कर दिया। 100 रुपीज का प्रोडक्ट मैं अभी 90 में बेचता हूं, तो लोअर मत करो ना। आप लोअर करेंगे तो जीपी रेशियो हिल जाएगा। सो ये सोल्ड एट न्यू प्राइस। वैसे मार्च का कितना होता है पता है ना? कैसा है वो मालूम है ना? ये फिगर कैसा है मालूम है ना? 12 लाख डिवाइड बाय 12 मंथ, ठीक है। सोल्ड एट न्यू प्राइस। नाउ व्हाट इज सेल्स एट ओल्ड प्राइस? सर 3 लाख। हाँ, ये 90% है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? वाई मुझे सेल्स एट ओल्ड प्राइस चाहिए? वाई मुझे सेल्स एट ओल्ड प्राइस चाहिए? टू मेंटेन और टू यूज जीपी रेशियो। अब ये सेल्स ओल्ड प्राइस पर है तो मैं जीपी रेशियो यूज कर सकता हूं। हमारा इंटेंशन क्या है? रिसीट एट कॉस्ट, सेल माइनस जीपी, द इश्यू इज एट कॉस्ट। तो मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और कोई तो एडजस्टमेंट ही नहीं है। ये कॉस्ट है, कॉस्ट सेल माइनस जीपी कॉस्ट। ये 630 है, $330 क्लोजिंग स्टॉक। सेल्वेज है 110। कितना लोग को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो, एस मतलब समझा। एक भी एस नहीं आया। सेल्स वगैरह जो भी अभी तक प्रॉब्लम किया। हाँ, वेरी गुड। ऐसा क्यों करना पड़ा? तो याद रखना, रूल है ना, जब भी करंट ईयर में परचेस प्राइस सेल प्राइस चेंज हो जाता है तो आप जीपी नहीं यूज कर सकते। मगर मुझे करना है तो मत चेंज करो ना, सेल प्राइस परचेस प्राइस नहीं कर रहा हूं तो परचेस सेल प्राइस हमेशा ओल्ड प्राइस पर ले आओ। और मुझे तो वैसे भी गुड्स आउट कितना है कैलकुलेट करना है, गुड्स आउट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। पॉलिसी अमाउंट कितना है दिया है? आई थिंक सो 3 लाख है। पॉलिसी अमाउंट 3 लाख दिया है, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। वर्सेस टोटल स्टॉक कितना है? 330। हैंस अंडर इंश्योरेंस। जब अंडर इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोपोर्शनेट क्लेम देता है, उसको जनरल क्लोज का रूल बोलता है। आज का लेक्चर खत्म हुआ। अच्छा, क्लेम के टाइम पर फिर वो सेल प्राइस का कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक तो वैसे ही कॉस्ट पर है तो कुछ नहीं करना होता है। आप परचेस प्राइस चेंज होता है ना तो कुछ करते हैं, सेल प्राइस में कुछ नहीं करते। देखो, अभी पढ़ाई करो, वेरी सून आपकी टेस्ट होगी, मैं अनाउंस करता हूँ एक दिन में, एक आध दो दिन में। सो आपकी टेस्ट होने वाली है टेस्ट वगैरह होने वाली है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ पहले तो, पहला रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग